भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। बेहद प्रतिभाशाली और विद्वान व्यक्ति थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। बिहार प्रांत के एक छोटे से गांव जीरादेव में 3 दिसंबर 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। एक बड़े संयुक्त परिवार के राजेंद्र प्रसाद सबसे छोटे सदस्य थे, इसलिए वह सबके दुलारे थे। राजेंद्र प्रसाद के परिवार के सदस्यों की संबंध गहरे और मृदुल थे। राजेंद्र प्रसाद को अपनी माता और बड़े भाई महेंद्र प्रसाद से बहुत स्नेह था। जीरादेव गांव की आबादी मिश्रित थी, मगर सब लोग इकट्ठे रहते थे। राजेंद्र प्रसाद की सबसे पहली याद अपने हिंदू और मुसलमान दोस्तों के साथ चिक्का और कबड्डी खेलने की है। किशोरावस्था में उन्होंने होली के त्योहार का इंतजार करता रहते थे और उसमें उनके मुसलमान दोस्त भी शामिल रहते थे और मुहर्रम पर हिंदू तजिए निकालते थे। राजेंद्र प्रसाद को गाँव के मठ में रामायण सुनना और स्थानीय रामलीला देखना बड़ा अच्छा लगता था। घर का वातावरण भी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास का था। राजेंद्र प्रसाद की माता बहुत बार उन्हें रामायण से कहानियां सुनाती थी और भजन भी गाती थी। उनके चरित्र की दृढ़ता और उदार दृष्टिकोण की आधारशिला बचपन में ही रख दी गई। गांव का जीवन पुरानी परंपराओं से भरपूर था। उनमें से एक रिवाज था बाल विवाह और परंपरा के अनुसार राजेंद्र प्रसाद का विवाह भी केवल 12 वर्ष की आयु में हो गया था। यह एक विस्तृत अनुष्ठान था जिसमें बहू के घर पहुंचने में घोड़ों, बैलगाड़ियों और हाथों के जुलूस को 2 दिन लगे थे। वर एक चांदी की पालकी में, जिसे 4 आदमी उठाते थे, सजे धजे बैठे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी भी पार करनी थी। बारातियों को नदी पार कराने के लिए नाव का इस्तेमाल किया गया। घोड़े और बैलों ने तैरकर नदी पार, मगर इकलौते हाथी ने पानी में उतरने से इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि हाथी को पीछे ही छोड़ना पड़ा और राजेंद्र प्रसाद के पिताजी महादेव सहाय को इसका बड़ा दुख हुआ। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से 2 मील पहले उन्होंने किसी अन्य विवाह से लौटते 2 हाथी देखे। उनसे लेन देन तय हुआ और परंपरा के अनुसार हाथी फिर विवाह के जुलूस में शामिल हो गए। किसी तरह से यह जुलूस मध्य रात्रि को वधू के घर पर पहुंचा। लंबी यात्रा और गर्मी से सब बेहाल हो रहे थे और वर तो पालकी में ही सो गए थे। बड़ी कठिनाई से उन्हें विवाह की रस्म के लिए उठाया गया। वधू राजवंशी देवी उन दिनों के रिवाज के अनुसार पर्दे में ही रहती थी। छुट्टियों में घर जाने पर अपनी पत्नी को देखने या उससे बोलने का राजेंद्र प्रसाद को बहुत कम ही अवसर मिलता था। राजेंद्र प्रसाद बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए, तब वह पत्नी से और भी कम मिल पाते थे। वास्तव में विवाह के प्रथम 50 वर्षों में शायद पति पत्नी 25 महीने ही साथ रहे हों। राजेंद्र प्रसाद अपना सारा समय काम में बिताते और पत्नी बच्चों के साथ जीरादेव गांव में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहती थी। मातृभूमि के लिए समर्पित राजेंद्र प्रसाद प्रतिभाशाली और विद्वान थे और कलकत्ता के एक योग्य वकील के यहाँ काम सीख रहे थे। राजेंद्र प्रसाद का भविष्य एक सुंदर सपने की तरह था। राजेंद्र प्रसाद का परिवार उनसे कई आशाएं लगाए बैठा था। वास्तव में राजेंद्र प्रसाद के परिवार को उन पर गर्व था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद का मन इन सब में नहीं था। राजेंद्र प्रसाद केवल धन और सुविधाएं पाने के लिए आगे पढ़ना नहीं चाहते थे। एकाएक राजेंद्र प्रसाद की दृष्टि में इन चीजों का कोई मूल्य नहीं रह गया था। राष्ट्रीय नेता गोखले के शब्द राजेंद्र प्रसाद के कानों में बार बार गूंज उठते थे। राजेंद्र प्रसाद की मातृभूमि विदेशी शासन में जकड़ी हुई थी। राजेंद्र प्रसाद उसकी पुकार को कैसे अनसुनी कर सकते थे? लेकिन राजेंद्र प्रसाद यह भी जानते थे कि एक तरफ देश और दूसरी तरफ परिवार की निष्ठा उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींच रही थी। राजेंद्र प्रसाद का परिवार यह नहीं चाहता था कि वो अपना कार्य छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले, क्योंकि उसके लिए पूरे समर्पण की आवश्यकता होती है। राजेंद्र प्रसाद को अपना रास्ता खुद ही चुनना पड़ेगा। यह उलझन मानो उनकी आत्मा को झकझोर रही थी। राजेंद्र प्रसाद ने रात खत्म होते होते मन ही मन कुछ तय कर लिया था। राजेंद्र प्रसाद स्वार्थी बनकर अपने परिवार को संभालने का पूरा भार अपने बड़े भाई पर नहीं डाल सकते थे। राजेंद्र प्रसाद के पिता का देहांत हो चुका था। राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई ने पिता का स्थान लेकर उनका मार्गदर्शन किया और उच्च आदर्शों की प्रेरणा दी। राजेंद्र प्रसाद उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकते थे? अगले दिन ही उन्होंने अपने बड़े भाई को पत्र लिखा, मैंने सदा आपका कहना माना है और यदि ईश्वर ने चाहा तो सदा ऐसा ही होगा। दिल में यह शपथ लेते हुए कि अपने परिवार को और दुख नहीं देंगे, उन्होंने लिखा, मैं जितना कर सकता हूँ करूँगा और सबको प्रसन्न देखकर प्रसन्नता का अनुभव करूँगा। लेकिन उनके दिल में उथल पुथल मची रही। एक दिन वह अपनी आत्मा की पुकार सुनेंगे और खुद को पूर्णतः अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित कर देंगे। यह युवक राजेंद्र प्रसाद थे, जो 4 दशक पश्चात स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इंग्लैंड जाने का सपना, बहुत बड़े परिवार में रहने के कारण शुरू से ही राजेंद्र प्रसाद में अन्य सदस्यों का ध्यान रखने और निस्वार्थता का गुण आ गया था। छात्रकाल के दौरान उनके मन में ICS की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड जाने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन उन्हें भय था कि परिवार के लोग इतनी दूर जाने की अनुमति कभी नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने बहुत ही गुप्त रूप से जहाज में इंग्लैंड जाने के लिए सीट का आरक्षण करवाया और अन्य सब प्रबंध किए। यहाँ तक कि इंग्लैंड में पहनने के लिए 2 सूट भी सिलवा लिए। लेकिन जिसका उन्हें भय था वही हुआ। उनके पिताजी ने इस प्रस्ताव का बहुत जोर से विरोध किया। राजेंद्र प्रसाद ने बहुत
अनिच्छा से इंग्लैंड जाने का विचार छोड़ दिया। अन्य लोगों के विचारों के प्रति सम्मान का गुण पूरा जीवन राजेंद्र प्रसाद के साथ रहा। वास्तव में राजेंद्र प्रसाद के बचपन में विकसित सारे गुण जीवन भर उनके साथ रहे और उन्हें कठिनाइयों का सामना करने का साहस देते रहे। बचपन से ही परिश्रमी थे। स्कूल के दिन परिश्रम और मौज मस्ती का मिश्रण था। उन दिनों में यह परंपरा थी कि शिक्षा का आरंभ फारसी की शिक्षा से शुरू किया जाएगा। राजेंद्र प्रसाद 5 या 6 वर्ष के रहे होंगे जब उन्होंने और उनके 2 चचेरे भाइयों को एक मौलवी साहब पढ़ाने के लिए आने लगे। शिक्षा आरंभ करने वाले दिन पैसे और मिठाई बांटी जाती है। लड़कों ने अपने अच्छे स्वभाव वाले मौलवी साहब के साथ शैतानियां भी की, मगर मेहनत भी कस के की। वे सुबह बड़ी जल्दी उठकर कक्षा के कमरे में पढ़ने के लिए बैठ जाते। यह सिलसिला काफी देर तक चलता और बीच में उन्हें खाने और आराम करने की छुट्टी मिलती। वास्तव में यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि इतने छोटे बच्चे बहुत देर तक ध्यान लगाकर पढ़ाई कर सके। यह विशेष गुण जीवन प्रयत्न राजेंद्र प्रसाद में रहे और इन्हीं ने उन्हें विशिष्टता भी दिलाई। विश्वविद्यालय की शिक्षा राजेंद्र प्रसाद अपने नाजुक स्वास्थ्य के बावजूद भी एक गंभीर एवं प्रतिभाशाली छात्र और स्कूल व कॉलेज दोनों में उनका परिणाम बहुत ही अच्छा रहा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की परीक्षा में राजेंद्र प्रसाद प्रथम रहे और उन्हें 30 रुपये महीने की छात्रवृत्ति भी मिली। उन दिनों में 30 रुपये बहुत होते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि पहली बार बिहार का एक छात्र परीक्षा में प्रथम आया था। उनके परिवार उनके लिए यह गर्व का क्षण था। सन 1902 में राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। यह सरल स्वभाव और निष्कपट युवक बिहार की सीमा से पहली बार बाहर निकलकर कलकत्ता जैसे बड़े शहर में आया था। अपनी कक्षा में जाने पर वह छात्रों को ताकता रह गया। सबके सिर नंगे थे और वह सब पश्चिमी वेशभूषा की पतलून और कमीज पहने थे। उन्होंने सोचा कि ये सब एंग्लो इंडियन है, लेकिन जब हाजिरी बोली गई तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सबके नाम हिंदुस्तानी। राजेंद्र प्रसाद का नाम हाजिरी के समय नहीं पुकारा गया तो वह बहुत हिम्मत करके खड़े हुए और प्राध्यापक को बताया। प्राध्यापक उनकी देहाती कपड़ों को घूरता ही रहा। वह सदा की तरह कुर्ता पैजामा और टोपी पहने थे। ठहरो, मैंने अभी स्कूल के लड़कों की हाजिरी नहीं ली है, प्राध्यापक ने तीखे स्वर में कहा। वह शायद उन्हें एक स्कूल का लड़का समझ रहा था। राजेंद्र प्रसाद ने हट किया कि वह प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्र हैं और अपना नाम भी बताया। अब कक्षा के सब छात्र उन्हें घूरने लगे क्योंकि यह नाम तो उन दिनों सबकी जुबान पर था। उस वर्ष राजेंद्र प्रसाद नाम का लड़का विश्वविद्यालय में प्रथम आया था। गलती को तुरंत सुधारा गया और इस तरह राजेंद्र प्रसाद का कॉलेज जीवन आरंभ हुआ। आत्मविश्वासी राजेंद्र प्रसाद के वर्ष में के आखिर में एक बार फिर गलती हुई। जब प्रिंसिपल ने FA में उत्तीर्ण छात्रों के नाम लिए तो राजेंद्र प्रसाद का नाम सूची में नहीं था। राजेंद्र प्रसाद को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि इस परीक्षा के लिए उन्होंने बहुत ही परिश्रम किया था। आखिर वह खड़े हुए और संभावित गलती की ओर संकेत किया। प्रिंसिपल ने तुरंत उत्तर दिया कि वह फेल हो गए होंगे। उन्हें इस मामले में तर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन सर, राजेंद्र प्रसाद ने हकलाकर घबराते हुए कहा। इस समय उनका हृदय धक धक कर रहा। 5 रुपया जुर्माना, क्रोधित प्रिंसिपल ने कहा। राजेंद्र प्रसाद ने साहस कर फिर बोलना चाहा। 10 रुपया जुर्माना, लाल पीला होते हुए प्रिंसिपल चिल्लाया। राजेंद्र प्रसाद बहुत घबरा गए। अगले कुछ क्षणों में जुर्माना बढ़ाकर 25 रुपया तक पहुंचे। एकाएक हैंड क्लर्क एक गलती हो गई। पता चला कि वास्तव में राजेंद्र प्रसाद कक्षा में प्रथम आए थे। उनके नंबर उनकी प्रवेश परीक्षा से भी इस बार बहुत अधिक थे। प्रिंसिपल नया था, इसलिए उसने इस प्रतिभाशाली छात्र को नहीं पहचाना। राजेंद्र प्रसाद की छात्रवृत्ति 2 वर्षों के लिए बढ़ाकर 50 रुपया प्रति मास कर दी गई। इसके बाद स्नातक की परीक्षा में भी उन्हें विशिष्ट स्थान मिला। यद्यपि राजेंद्र प्रसाद सदा विनम्र बने रहे, मगर उन्होंने यह महत्वपूर्ण पाठ पढ़ लिया था कि अपने संकोच को दूर कर स्वयं में आत्मविश्वास पैदा करना ही हो। अपने कॉलेज के दिनों में राजेंद्र प्रसाद को सदा योग्य अध्यापकों का समर्थन मिला, जिन्होंने अपनी छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं उच्च आचार विचार की शिक्षा दी। राजेंद्र प्रसाद भी नए आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। अब पहली बार राजेंद्र प्रसाद ने पुस्तकों की तरफ कम ध्यान देना शुरू किया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने राजेंद्र प्रसाद के छात्रालय के छात्राओं को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने सब विदेशी कपड़ों को जलाने की कसम खाई। एक दिन सबके बक्से खोलकर विदेशी कपड़े निकाले गए और उनकी होली जला दी गई। जब राजेंद्र प्रसाद का बक्सा खोला गया तो एक भी कपड़ा विदेशी नहीं निकला। यह उनके देहाती पालन पोषण के कारण नहीं था, बल्कि स्वतः ही उनका झुकाव देसी चीजों की ओर था। गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आरंभ की थी। उनका ध्येय था ऐसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक तैयार करना जो भारत में संवैधानिक सुधार करे। इस योग्य युवा छात्र से वह बहुत प्रभावित थे और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को इस सोसाइटी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। लेकिन परिवार की ओर से अपने कर्तव्य के कारण राजेंद्र प्रसाद ने गोखले की पुकार को उस समय अनसुना कर दिया। लेकिन वह याद करते हैं, मैं बहुत दुखी था और जीवन में पहली बार BL की परीक्षा में कठिनाई से पास हुए।
कानून में मास्टर डिग्री, वह वकालत की दहलीज पे खड़े थे। उन्होंने जल्द ही मुकदमों को अच्छी प्रकार और ईमानदारी से करने के लिए ख्याति पाली। सन 1915 में कानून में मास्टर की डिग्री में विशिष्टता पाने के कारण राजेंद्र प्रसाद को गोल्ड मेडल मिला। इसके बाद उन्होंने कानून में डॉक्टरेट भी कर ली। अब वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। इन वर्षों में राजेंद्र प्रसाद कई प्रसिद्ध वकीलों, विद्वानों और लेखकों से मिले। राजेंद्र प्रसाद भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी बन गए। राजेंद्र प्रसाद के मस्तिष्क में राष्ट्रीयता ने जड़ें जमा ली। चंपारण और ब्रिटिश दमन, ब्रिटिश शासक के अन्याय के प्रति हमारा दब्बूपन अब विरोध में बदल रहा था। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने पर लोगों के लिए नई कठिनाइयां उत्पन्न हो गई, जैसे भारी कर, खाद्य पदार्थों की कमी, कीमतों का बढ़ना और बेरोजगारी। सुधार का कोई संकेत नहीं मिल रहा था। जब कलकत्ता में सन 1917 के दिसंबर माह में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ तो भारत में उथल पुथल मची हुई थी। राजेंद्र प्रसाद भी इस अधिवेशन में शामिल हुए। उनके साथ ही एक सांवले रंग का दुबला पतला आदमी बैठा था, मगर उसकी आंखें बड़ी तेज और चमकीली थी। राजेंद्र प्रसाद ने सुना था कि वह अफ्रीका से आया है, लेकिन अपने स्वाभाविक संकोच के कारण वह उससे बातचीत नहीं कर सके। यह व्यक्ति कोई और नहीं, महात्मा गांधी ही थे। वह अभी अभी दक्षिण अफ्रीका में सरकारी दमन के विरुद्ध संघर्ष करके भारत लौटे। राजेंद्र प्रसाद को उस समय पता नहीं था कि वह सांवला पैनी आंखों वाला व्यक्ति ही उनके भविष्य के जीवन को आकार देगा। गांधी जी ने अपना प्रथम प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में किया, जहां कृषकों की दशा बहुत ही दयनीय हो गई थी। ब्रिटिश लोगों ने बहुत सारी धरती पर नील की खेती आरंभ कर दी थी, जो उनके लिए लाभदायक थी। भूखे नंगे कृषक किराएदार को नील उगाने के लिए जबरदस्ती की जाती थी। यदि वे उनकी आज्ञा नहीं मानते तो उन पर जुर्माना किया जाता था और क्रूरता से यातनाएं दी जाती थी। वे उनके खेत और घरों को नष्ट कर दिया जाता था। जब भी झगड़ा हाई कोर्ट में पेश हुआ तब वास्तव में राजेंद्र प्रसाद ने सदा बिना फीस लिए इन कृषकों का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन फिर भी वह निरंतर जानवरों जैसी स्थिति में रहते आ रहे थे। गांधी जी को चंपारण में हो रहे दमन पर विश्वास नहीं हुआ और वास्तविकता का पता लगाने के लिए वह कलकत्ता अधिवेशन के बाद स्वयं बिहार गए। महात्मा गांधी के साथ चंपारण का एक कृषक नेता था, जो पहले उन्हें राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर पटना में ले आया। घर में केवल नौकर था। गांधी जी को एक किसान मुवक्किल समझकर उसने बड़ी रुखाई से उन्हें बाहर बैठने के लिए कहा। कुछ समय बाद गांधी जी अपनी चंपारण की यात्रा पर चल दिए। नील का टैक्स साहब और यहाँ के सरकारी अधिकारियों को डर था कि गांधी जी के आने से गड़बड़ न हो जाए, इसलिए उन्हें सरकारी आदेश दिया गया कि तत्काल जिला छोड़कर चले जाएं। गांधी जी ने वहां से जाने से इनकार कर दिया और उत्तर दिया कि वह आंदोलन करने नहीं आए, केवल पूछताछ से जानना चाहते हैं। बहुत बड़ी संख्या में पीड़ित किसान उनके पास अपने दुख की कहानियां लेकर आने लगे। अब उन्हें कचहरी में पेश होने के लिए कहा गया। गांधी जी से भेंट जब राजेंद्र प्रसाद की ख्याति की वह बहुत बड़ी समर्पित कार्यकर्ता गांधी जी के पास पहुंच चुकी थी। गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को चंपारण की स्थिति बताते हुए एक तार भेजा और कहा कि वह तुरंत कुछ स्वयं सेवकों को साथ लेकर वहां आ जाए। बाबू राजेंद्र प्रसाद का गांधी जी के साथ यह पहला संपर्क था। वह उनके अपने जीवन में ही नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीयता के इतिहास में भी एक नया मोड़। राजेंद्र प्रसाद तुरंत चंपारण पहुंचे और गांधी जी में भी उनकी दिलचस्पी जागी। पहली बार मिलने पर उन्होंने गांधी जी की शक्ल या बातचीत किसी ने भी प्रभावित नहीं किया। हाँ, वह अपने नौकर का गांधी जी से किए दुर्व्यवहार से, जिसके बारे में उन्होंने सुना था, बहुत दुखी थे। सत्याग्रह की पहली विजय यह एक चमत्कार के समान था। गांधी जी का निडरता से होकर सत्य और न्याय पर अड़े रहने से सरकार बहुत प्रभावित हुई। मुकदमा वापस लिया गया और वह अपने पूछताछ के लिए स्वतंत्र थे। यहाँ तक कि अधिकारियों को भी उनकी मदद करने के लिए कहा गया। यह सत्याग्रह की पहली विजय थी। स्वाधीनता संघर्ष में गांधी जी का यह महत्वपूर्ण योगदान था। सत्याग्रह ने हमें सिखाया कि निर्भय होकर दमनकारी के विरुद्ध अपने अधिकारों के लिए अहिंसात्मक तरीके से अड़े। राजेंद्र प्रसाद चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी के वफादार साथी बन गए। करीब 25,000 किसानों के बयान लिखे गए और अंततः यह काम उन्हें ही सौंप दिया गया। बिहार और उड़ीसा की सरकारों ने इन रिपोर्टों के आधार पर एक अधिनियम पास करके चंपारण के किसानों को लंबे वर्षों के अन्याय से छुटकारा दिलाया। सत्याग्रह की वास्तविक सफलता लोगों के हृदय पर विजय थी। गांधी जी के आदर्शवाद, साहस और व्यावहारिक सक्रियता से प्रभावित होकर राजेंद्र प्रसाद अपने पूरे जीवन के लिए उनके समर्पित अनुयायी बन गए। वह याद करते हैं कि हमारे सारे दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया। हम नए विचार, नया साहस और नया कार्यक्रम लेकर घर लौटे। बाबू राजेंद्र प्रसाद के हृदय में मानवता के लिए असीम दया थी। स्वार्थ से पहले सेवा, शायद यही उनके जीवन का ध्येय था। जब सन 1914 में बंगाल और बिहार के बाढ़ से पीड़ित हुए तो उनकी दयालु प्रकृति लोगों की वेदना से बहुत प्रभावित हुई। इस समय वह स्वयं सेवक बन नाव में बैठकर दिन रात पीड़ितों को भोजन और कपड़ा बांटते रहे। रात को वह निकट के रेलवे स्टेशन पर सो जाते, इस मानवीय कार्य के लिए जैसे उनकी आत्मा भूखी थी, और यही से उनके जीवन में निस्वार्थतावादी सेवा का आरंभ हुआ। सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया। यह उस पुत्र के लिए कृतज्ञता का प्रतीक था
जिसने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर आधी शताब्दी तक अपनी मातृभूमि की सेवा की। अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम चुना। यहाँ पर 28 फरवरी 1963 में उनके जीवन की कहानी समाप्त हुई। यह कहानी भी श्रेष्ठ भारतीय मूल्यों और परंपरा की चट्टान सदृश आदर्शों की। हमको इन पर गर्व है और यह सदा राष्ट्र को प्रेरणा देते रहेंगे। जय हिंद।